नेपाल के अंदर यूथ सड़कों पे आ जाता है, प्रोटेस्ट करता है और तख्ता पलट हो जाता है नेपाल का। परंतु इसके अंदर एक चीज देखने वाली थी, क्या ये सब कुछ करना इतना आसान था? नेपाल के अंदर भी वही सेम पैटर्न देखने को मिला जो पहले श्रीलंका के अंदर हुआ था और बाद में बांग्लादेश के अंदर हुआ था। मतलब ये था कि तीनों देशों के अंदर जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। युवा अचानक से सड़कों पे आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगती हैं सरकार के खिलाफ। ये जो प्रोटेस्ट थे ये थे आर्थिक नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। और फिर होता है देश के अंदर तख्ता पलट। हालांकि जो पहले गवर्नमेंट बनी हुई थी वो चीन की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी, परंतु जो नई गवर्नमेंट बनती है वो बनती है अमेरिका की, मतलब अमेरिका की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। पर ऐसा क्यों? तो चलिए डीपली समझते हैं इन सब चीजों को कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वन बाय वन देशों के अंदर ऐसे अराजकता फैल रही है और तख्ता पलट हो रहा है और कौन है इन सब के पीछे। साल 2022 में श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा था, युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार थे और सभी के सभी अंदर ही अंदर जल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से अपने सवालों का जवाब ढूंढा जाए। इसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे परिवार पर सवाल उठते हैं भ्रष्टाचार के और कुप्रबंध के। जिस समय ये अराजकता फैलना शुरू हुई उस समय विश्व बैंक के अकॉर्डिंग श्रीलंका के अंदर 25% से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी और बेरोजगारी दर 7.2% की थी और युवा बेरोजगारी 20% से भी ज्यादा की थी। युवा इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जगह जगह पे बिल्डिंगों को आग लगाई जाती है, लोगों को मारा जाता है। और इसी बीच में भीड़ जो थी वो संसद में भी चली जाती है और वहां पे भी जाके अपना कब्जा कर लेती है। यहाँ तक कि पीएम के घर के अंदर भी चली जाती है और वहां पे भी अपना कब्जा कर लेती है। जगह जगह पे मंत्रियों को भगाया जाता है, उन्हें मारा जाता है और इसी के बीच में जो वहां के मंत्री थे वो अपना देश छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों का इतना गुस्सा देख के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है और इसके बाद 2022 में ही रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति बनाया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी से संबंधित थे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी का पहले ही अमेरिका की तरफ ज्यादा रुझान था, मतलब उसकी तरफ ज्यादा झुकी हुई थी और यहाँ तक कि विश्व बैंक से भी उनको कर्जा मिलता था। इसके बाद बांग्लादेश में भी कुछ इसी तरह के इंसिडेंट हुए। लोग सड़कों पे आ जाते हैं और विरोध करते हैं नौकरियों में आरक्षण को लेके और बहुत जल्दी युवा प्रदर्शन करने लग पड़ते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। वो खिलाफ थे बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के और शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ। जिस समय बांग्लादेश के अंदर ये विद्रोह हुए उस समय 14.5% से भी ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, बेरोजगारी दर 5.30% थी और युवा बेरोजगारी दर 15% से भी अधिक की थी। और फिर आता है प्रोटेस्ट का दिन, जिस दिन सभी लोग सड़कों पे इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से झड़पें होती हैं और इसमें 100 लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद शेख हसीना को भारत के अंदर आके शरण लेनी पड़ती है और 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के अंतर्गत एक नई सरकार बनती है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस के भी अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। उन्हें पहले भी नॉमिनेट भी किया गया था और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया जाता है अमेरिका के द्वारा। अब इसमें एक चीज देखने वाली थी कि दोनों देशों के अंदर सेम प्रोटेस्ट होते हैं और सेम ही तरीके से कार्रवाई की जाती है और नई सरकार भी बनती है और वो भी अमेरिका की तरफ ज्यादा रुख करती है। क्या ये सही है? और फिर नेपाल में 4 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद युवा गुस्से के अंदर आ जाते हैं और आक्रोश करने लग पड़ते हैं। इसके बाद 8 सितंबर को सड़कों पे युवा आ जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आके वहां पे आग लगानी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि संसद पे भी कब्जा कर लेते हैं और बहुत सारे नेताओं के घरों को भी आग लगा दी जाती है। नेताओं को मारा जाता है, उन्हें वहां से भगाया जाता है। इस सारे इंसिडेंट में 30 के करीब लोग मारे जाते हैं और 1000 के करीब लोग जो थे वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद सेना केपी ओली शर्मा सरकार पे दबाव बनाती है और उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर कर देती है। परंतु इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नेपाल के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तब वहां पे भी गरीबी रेखा के नीचे 17% से भी ज्यादा लोग थे। इसके अलावा बेरोजगारी दर 11.40% की थी और युवा बेरोजगारी 20% से अधिक की थी। मतलब तीनों देशों के अंदर सेम प्रॉब्लम, सेम प्रोटेस्ट और सेम ही तरीके से सारी कार्यवाही की गई और
सरकारें बनती हैं, परंतु क्या ये पॉसिबल है? अब इसमें हैरानी की बात ये है कि तीनों देशों के अंदर जो गवर्नमेंट पहले थी वो चाइना को सपोर्ट करती थी, परंतु अब जो नई गवर्नमेंट बन रही है उनमें से दो की गवर्नमेंट अमेरिका को ज्यादा सपोर्ट करती है, तीसरे का भी देखना बाकी है। और तो और तीनों के अंदर एक हिडन फैक्टर भी छिपा हुआ था जो तीनों के अंदर कॉमन था, और वो था BRI और MCC। चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे BRI कहते हैं, और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ये तीनों ही इसके सदस्य थे। चाइना के इस प्रोजेक्ट के अनुसार तीनों देशों के अंदर हाइड्रो पावर और सड़क परियोजनाओं पे काम हो रहा था। चीन से काठमांडू तक ट्रेन चलाने की भी योजना थी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से चाइना पूरे दक्षिण एशिया के अंदर अपनी पकड़ बनाना चाहता था, क्योंकि हर तरफ एक रोड बन जाती जहां पे चाइना सीधी कनेक्टिविटी कर सकता था और चाइना का वर्चस्व बढ़ सकता था। और चाइना के द्वारा ऐसा किया जाना कहीं ना कहीं अमेरिका पे सवाल खड़ा कर रहा था, शायद इसीलिए अमेरिका इसको सहन नहीं कर पा रहा था और चीन की इसी चीज को कम करना चाहता था। परंतु दूसरी ओर अमेरिका भी बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, और कहा जाता है कि शेख हसीना भी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी और इसीलिए उसे नतीजा भुगतना पड़ा। दूसरी ओर अमेरिका ने नेपाल में MCC के तहत मतलब मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के तहत $697 बिलियन की भी मदद की है। अमेरिका की यह नीति इंडो पैसिफिक रणनीति के साथ जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत और नेपाल के अंदर बिजली और सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि नेपाल के अंदर इसका विरोध होना शुरू हो जाता है, और जिसको देखते हुए ट्रंप जनवरी 2025 के अंदर इस पे रोक लगा देते हैं, परंतु जुलाई 2025 के अंदर इस पे वापस काम करना शुरू हो जाता है, जहां पे इस प्रोजेक्ट के अंदर $697 मिलियन की धनराशि लगाई गई थी अमेरिका के द्वारा। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ना ही था नेपाल के अंदर, जहां पे पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल के अंदर ऐसे सेम प्रोटेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे भारत को भी सोचने की जरूरत पड़ चुकी है कि आसपास के देशों के अंदर ऐसे सेम इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं। और दूसरी बात सोचने वाली ये भी है कि जब पड़ोस में आग लगती है तो धुआं कहीं ना कहीं अपने घर पे भी आता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि तीनों देश भारत के पड़ोसी हैं, और तीनों देशों की पहले अमेरिका के साथ नहीं बनती थी, प्रोटेस्ट हुए, नई गवर्नमेंट बनी और फिर अमेरिका के साथ बननी शुरू हो गई। परंतु ऐसा क्यों? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब किस देश का नंबर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे देशों के अंदर सेम हालात हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर थे, बांग्लादेश के अंदर थे और नेपाल के अंदर थे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से और बात करने से ही बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, इसे भी जरूर देखिएगा।